morning, students. I hope that you all are fine at home and your study will be going on regularly. So now we take question number 1. Use the product. हमारे पास दो मैट्रिक्स है बच्चों. To solve the system of equation. हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन है. तो हमने क्या करना बच्चों, यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए मानेंगे, इस मैट्रिक्स को बी मानेंगे. तो यहाँ देखो लेट ए, ओके, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको ए सपोज कर लिया, वो सेकंड मैट्रिक्स को बी सपोज कर लिया. दोनों की यहाँ जैसे आप क्वेश्चन से नजर आ रहा है बच्चों आपको, इनकी क्या करनी है, दोनों की प्रोडक्ट हम यहाँ पर करनी है. तो ए और बी की, ओके, तो ए बी की दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट हम करके दिखाएंगे बच्चों. ओके, आपको प्रोडक्ट अच्छे से करनी आती है तो क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मेथड से. हाँ जी, करते हैं बच्चों. माइनस 2 1 जा 2, माइनस 9 1 जा 9, प्लस 2 6 जा 12. उसके बाद बच्चों को फिर यहाँ करेंगे, फिर 0 को 1 से 0, फिर माइनस 2 और प्लस 2 1 जा 2. नेक्स्ट फिर यहाँ करेंगे बच्चों 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और माइनस 2 2 जा 4. उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज ऑलवेज 0, प्लस 2 9 जा 18, माइनस 3 6 जा 18. फिर नेक्स्ट बच्चे यहाँ करेंगे 0 प्लस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों आपके. हाँ जी, 2 2 जा 4 और यहाँ पर आएगा माइनस 3 1 जा 3, माइनस 3, यहाँ पर माइनस 3 आएगा बच्चों. फिर नेक्स्ट 0 माइनस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों 3 2 जा 6. आप डायरेक्ट सीधा 6 लिख सकते हैं यहाँ पर. फिर नेक्स्ट बच्चों करें, अब R3 को सोल्व करेंगे. हाँ जी, माइनस 3 2 जा 6, फिर माइनस 2 9 जा 18 और प्लस 4 6 जा 24. फिर नेक्स्ट करें बच्चों 0 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4. फिर नेक्स्ट करें बच्चों यहाँ पर 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और माइनस 4 2 जा 8. सिंप्लीफाई किया बच्चों. सिंप्लीफाई करने पर हमें जो मैट्रिक्स गेट होगी, यहाँ बच्चों आप देखेंगे 12 और माइनस के 11, तो 12 माइनस 11 प्लस का 1, माइनस प्लस 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों. यहाँ पर भी प्लस माइनस 0 जाएंगे बच्चों, क्योंकि 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, प्लस माइनस यहाँ पर भी 0 एलिमेंट गेट होगा. और यहाँ पर आएगा बच्चों 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0, यहाँ बच्चों माइनस के 24 प्लस के 24 ये भी 0 बन जाएंगे, और प्लस माइनस 0, और यहाँ पर आएंगे बच्चों 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 8 1. तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स गेट होगी बच्चों 3/3 ऑर्डर की. तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. हाँ, जब यहाँ से बच्चों निकालना है, देयरफॉर हम यहाँ निकालेंगे b इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, तो हमें जो गेट हुआ बच्चों a b इज इक्वल टू i, दैट इज यानी कि जो b इज इक्वल टू a इनवर्स की फॉर्म इसको लिखा जाता है, which can be written in this form, that is यानी कि a इनवर्स इज इक्वल टू b. जो a इनवर्स ऑफ b की इक्वल है, और b क्या मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास बच्चों, यहाँ देखो ये पहले वाली a और दूसरी वाली क्या मानी थी b. तो -2 0 आप चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं b की, 9 2 -3 6 1 और -2. ओके बच्चों, हमारे पास ये गिवन है. हाँ जी, अब यहाँ निकालेंगे बच्चे यहाँ पर. उसके बाद देखो द सिस्टम देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, therefore system of equation can be written in this form given by या द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हो बच्चों. ओके, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लेंगे, हमारे पास ये सिस्टम बच्चों ऊपर होते हैं, यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है.
Therefore the system of equation can be written in matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या है बच्चों, आप यहाँ चाहे तो हाँ जी एक बार यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं दैट इज हाँ जी 1, यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई क्या है 0, जेड क्या दिया हमारे पास 3। सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या -1, वाई का 2, जेड का -2। और उसके बाद बच्चों तो थर्ड इक्वेशन आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं 2, वाई का -3, जेड का 4। आप सिस्टम इक्वेशन ऊपर देख के बच्चों यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद करता है सिस्टम इक्वेशन बच्चों, आपको पता है एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो हमारे बच्चों बी मैट्रिक्स ये ए मानी थी, ये बी मानी थी, इसको हम बच्चों यहाँ पर सी ले लेंगे। ओके, इसको सी मैट्रिक्स लेंगे। सी मैट्रिक्स का कांस्टेंट हाँ जी राइट हैंड के कांस्टेंट टर्म क्या है 9, 4, -3। ओके बच्चों, इस टाइप से दैट इज आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम देखो बच्चों हमारे पास ये है, ये क्या है ए डैश, ये ए डैश का ट्रांसपोज है। आप यहाँ देख सकते हो ये मैट्रिक्स ए मानी थी, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ मैट्रिक्स ए का तो मुझे ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ओके, जो आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन में गेट हुई है, ये हमने जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है स्केलर मैट्रिक्स ओवर 3 की, तो जब मैं इसका देखो ये मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली बच्चों सिस्टम इक्वेशन से, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ ए मैट्रिक्स का तो मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये सेम गेट हो जाएगी। इट मीन जो ये मैट्रिक्स है ये ए का ट्रांसपोज है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है बच्चों ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है बच्चों। ओके हाँ जी, ए का ट्रांसपोज बच्चों की इसका ट्रांसपोज कर दो मुझे सेम क्या है ये गेट होगी। ओके, तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ देखो बच्चों उसके बाद एक्स हाँ जी ये आपके पास बच्चों इसको एक्स मानेंगे, ये 3 क्या कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 3 अननोन्स इसको बच्चों मैंने सी मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, इसको मैंने सी मान लिया। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ करते हैं बच्चों स्टार्ट। अब हमारे पास एक दिया बच्चों, ओके ये दिया, फिर लेंगे देयरफॉर या हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन given by x is equal to हाँ जी बच्चों क्या निकालें, इनवर्स हो जाएगा ये। ओके, इनवर्स ऑफ ए डैश, डैश मींस क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, डैश का मतलब बच्चों ट्रांसपोज। ओके, तो इसे बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, या इनवर्स हो जाएगा बच्चों इस साइड आएगा तो राइट हैंड, और ये सी क्यों है सी। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, क्या लेंगे बच्चों, इनवर्स अंदर हो जाएगा और डैश है जो ट्रांसपोज बाहर हो जाएगा। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, आप साइंस का रीजन सामने दे सकते हैं। ओके, क्या लेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होता है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लिया है। ओके, अब यहाँ देखते हैं बच्चों, हाँ जी ए इनवर्स किसके इक्वल बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप ए, यहाँ देखो ए इनवर्स इक्वल बी, तो ए इनवर्स इक्वल बी, यहाँ डैश है तो बच्चों यहाँ डैश लीजिए। ओके, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ तक ए इनवर्स है बी के इक्वल बच्चों, तो ए इनवर्स का बी पुट कीजिए, यहाँ पर ट्रांसपोज है तो बच्चों फिर बी का ट्रांसपोज भी कीजिए सी। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए बच्चों बी डैश, बी क्या हमारे पास, यहाँ देखो आप यहाँ देख सकते हैं हाँ जी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 बच्चों साथ में ट्रांसपोज दिया, डैश मींस क्या होता है ट्रांसपोज। सी मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट की कॉलम मैट्रिक्स बच्चों यहाँ देखो जो आपके सिस्टम इक्वेशन में राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म दिया है उसे सी नाम दिया मैंने, 9 4 और -3। सिंपलीफाई करो बच्चों, हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट करने से क्या आता है, इसको सिंपलीफाई किया नेक्स्ट बच्चों, सिंपलीफाई करने से आपको पता, हाँ पहले सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करो बच्चों। ओके, ट्रांसपोज किया तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और सी मैट्रिक्स क्या बच्चों 9 4 -3। इनकी करेंगे प्रोडक्ट रो बाय कॉलम मेथड से, तो क्या आएगा -2 9 जा 18 प्लस 9 4 जा 36 -6 3 जा 18। ठीक बच्चों, इस टाइप से हम यहाँ करेंगे, एक बार फिर देख लीजिए, -2 9 जा 18 फिर प्लस 9 4 जा 36 और माइनस यहाँ पर आया था 6
3 जा 18। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ करेंगे 0 प्लस 2 9 जा 8, यहाँ बच्चों 0 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है बच्चों, यहाँ पर 2 4 जा 8 और फिर उसके बाद प्लस माइनस। ओके, 3 1 जा 3। ओके बच्चों, क्योंकि माइनस की प्लस 70 का आएगा बच्चों तो माइनस का साइन आएगा। ओके हाँ जी, उसके बाद क्या हमारे पास ये बना है, इनको 0 प्लस 8 माइनस 3। ओके, अच्छे से लिख लीजिए इनको बच्चों। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या एलिमेंट बच गया, फिर 9 1 जा 9, फिर माइनस का 3 4 जा 12 और माइनस प्लस 2 3 जा 6। इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने से क्या बच्चों यहाँ देख लीजिए, तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 18 और माइनस के 18 तो माइनस के 36, माइनस के 36 प्लस के 36 तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। और बच्चों 8 माइनस 3 तो ये 5 आया बच्चों, और यहाँ पर कितना आएगा 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 12 3, ये 3 आया बच्चों। ओके, और यहाँ हमारे जो आपके जो मैट्रिक्स थी इस साइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड, देयरफॉर यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 3 अननोन्स या नॉन वैल्यू है एक्स वाई जेड। कंपेयरिंग करें बच्चों, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम जानते हैं बच्चों सिंस द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है बच्चों बाय डेफिनेशन। ओके, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो एक्स के कोरस्पोंडिंग क्या एलिमेंट है 0, वाई के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या बच्चों 5 एंड जेड के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है 3। तो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन बच्चों। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड solution is given by x is equal to 0, y is equal to 5 and z is equal to 3। आप चाहे बच्चों चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत है या ठीक है, यहाँ वेरीफाई करेंगे बच्चों अपने आंसर को। ओके, तो यहाँ देखते हैं x और z की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो या 3 में, आपकी मर्जी है बच्चों, एज यू विश जैसा आप चाहे। तो आपकी राइट हैंड की साइड इक्वल पर आना चाहिए सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो x क्या है देखते हैं बच्चों, x 0 है आपका प्लस 3, z क्या दिया बच्चों मेरे पास, z 3 दिया बच्चों, 3 3 जा 9, 0 प्लस 9 9, तो राइट हैंड क्या है 9, हाँ जी बिल्कुल राइट हैंड 9 है। इट मींस कि हमारा आंसर क्या है राइट है। ओके, आप चाहे तो बच्चों 2 या 3 में भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या बच्चों आंसर आएगा, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। कई बार ऐसे भी क्या पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। ओके, तो प्लीज सी द क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ओके, तो नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल क्या होता है, देखो हमने जो पहले वाली इक्वेशन पढ़ी थी वो नॉन होमोजेनियस थी, जिसकी राइट हैंड साइड की कौन सा टर्म क्या नॉन जीरो है। इसमें आप देख रहे बच्चों इक्वेशन 1 2 3 में तीनों में क्या इसकी राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो क्या है 0 है, तो इट मींस क्या है दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशंस। ओके, तो बच्चों इसको सोल्व करने का एक तरीका क्या, सबसे पहले ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है इसमें कि या तो अगर इसका डिटरमिनेंट आप सोल्व करेंगे, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको पता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का बच्चों जो एक्स वाई जेड के जो वेरिएबल को जो हमारे कोएफिशिएंट होते हैं उन कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी स्केलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे 3 1 -2 1 1 1 1 -2 1। ओके, तो उसका जब आप डिटरमिनेंट करेंगे वो क्या आता है, यहाँ से हमने चेक कर लिया वो नॉन जीरो आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए बच्चों। एंड दस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है बच्चों, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, होमोजेनियस इक्वेशन की बात करें बच्चों हम यहाँ पर। ओके, वो इक्वेशन होमोजेनियस होनी चाहिए। ओके, उस केस की बात करें यहाँ पर। ओके, इन केस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, अदर केस में नहीं है ये। तो उसमें उस केस में दस द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उस सिस्टम का जो हमारे पास होगा बच्चों, सिस्टम इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मींस क्या होता है कि एक्स वाई जेड क्या है तीनों वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, जब एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू जीरो आ जाएगी तो उसे बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है। उसके बाद ये हमारा एंड हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, आगे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। ओके हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्या हो सकता है, दूसरे सम थर्ड सम लेते हैं बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि राइट हैंड साइड क्या है, सभी की क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है जीरो है। ओके, इक्वेशन 1 2 3 नाम दे देंगे का, और उसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैट्रिक्स बनाएंगे। क्वेश्चन मैट्रिक्स आपको पता है बच्चों 3 2 7 4 -3 -2 5 9 2। ओके, उसका डिटरमिनेंट चेक किया, उसका डिटरमिनेंट हमने देख लिया बच्चों आता है जीरो आता है। जब हमने सोल्व किया तो क्या आता है जीरो, तो सिंपल आप कर सकते हैं। अब जिसका डिटरमिनेंट जीरो आता है उसे क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उस सिस्टम इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे बच्चों, ट्रिवियल नहीं होंगे, ट्रिवियल होंगे तो फिर ऐसे हो जाएंगे, तो ये नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल के लिए इसकी भी हमने क्या निकालना, वहां से फिर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वहां से बनते हैं बच्चों। ओके, अब इसको सोल्व करने के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी यहाँ से। ओके, इसके दो मेथड है यहाँ से। एक तो हमने जो हमने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो करवा था बच्चों, ओके, हमने ये बताया था चेक करने का तरीका, जो आपको बताया था कि एडजॉइंट ए निकाल के बी के साथ क्या करें, उसकी मल्टीप्लाई करें बच्चों। ओके, तो आपको पता है कि बी मैट्रिक्स की कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 0 0 है, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी मैट्रिक्स क्या है, जो राइट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म है, ये 0 0 0 है, और किसी मैट्रिक्स की पूरी रो या कॉलम जो 0 होती है, और जीरो मैट्रिक्स के साथ में अनदर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कंप्लीट क्या करती है, तो 0 जाती है। ओके, आपको पता होना चाहिए इस बात का। और जब एडजॉइंट ए डॉट बी 0, बच्चों हमने ऐसा केस करा था आपको स्टार्टिंग में, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक कंसिस्टेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले केस की बात कर रहा है बच्चों में यहाँ पर। तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है बच्चों। ओके, तो वहां से फिर क्या करेंगे, यहां से हमने निकालने के लिए बच्चों अब ये चेक कर लिया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको इक्वेशन 1 पहले इसको ये देख लीजिए, पहले मैं ये करवाता हूं बच्चों, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां देखो बच्चों हमारे पास ये दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन नंबर 1, यहां से हमने क्या वैल्यू निकाली, इसको हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कर सकते हैं। आपने 10th क्लास में स्टडी किया था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ओके बच्चों, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, तो इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से आप कर सकते हैं 10th क्लास के मेथड से। यहां क्या दिया बच्चों, हम देखो 3x, हाँ जी, इक्वल -2y -7z, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ओके, मल्टीप्लाई टू डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यू आपकी x की आ गई है। अब ये x की वैल्यू की इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली और ये 2 में पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से वैल्यू क्या गेट होगी, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंपली एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इवैल्यूएट करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू -2z आएगा बच्चों। अब जैसे x की वैल्यू यहाँ से आई थी, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आई थी, इक्वेशन 2 में पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू, अब z की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब बच्चों y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस इन 1, दोबारा 1 में पुट कर देंगे, दोबारा 1 में पुट किया तो मेरे पास यहाँ इसको y की, यहाँ बच्चों x की y की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास x इक्वल टू माइनस आता है, x इक्वल टू -z। अब यहाँ लिख सकते हैं, अब z को क्या मान लेंगे, जैसे इसमें भी ऐसे ऐसे यहाँ मानते थे, z को k मान लिया बच्चों, यहाँ पर क्या मान लिया, लेट माना z इक्वल टू k, वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आर्बिट्रेरी रियल नंबर क्या होता है कि हमारा k चेंजेबल है, k फिक्स नंबर नहीं है, एक अननोन क्वांटिटी है मेरे पास, k कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर की, और तो अनेक वैल्यूज मेरे पास x वाई जेड की निकलती चली जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू निकल जाएंगी। ओके, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस के, क्योंकि x इक्वल टू माइनस जेड था, जो जेड के स्थान पर हमने k पुट कर लिया, फिर y इक्वल टू क्या है -2z, जेड के स्थान पर k पुट कर लिया, और z इक्वल टू क्या है k, ये हमने k सपोज किया था स्टार्टिंग में। ओके बच्चों, आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x y z, ये x y z की रिक्वायर्ड वैल्यू पूछी की वैल्यू है, बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ k, k की आर्बिट्रेरी वैल्यू लेकर के, आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या होता है बच्चों, जो चेंजेबल होती है, इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती है बच्चों, यानी कि रियल नंबर में। ओके, we can have infinite values of x y z, इस प्रकार से हमारे पास x y z की infinite values हो सकती हैं, यानी कि infinite many solution हो सकते हैं। अब ये केस हमारे पास है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का। दूसरा क्या है हमारे पास, जो हमने पहले से स्टार्टिंग में करा बच्चों, एडजॉइंट ए डॉट बी के माध्यम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिस्टम इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, सिस्टम इक्वेशन को बच्चों यहाँ देखिए, यह आपको देख रहे हैं, यहाँ से हम इक्वेशन को यहाँ से हम क्लीन कर देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ देखो आपने यहाँ निकालना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हाँ जी हमारे पास ये दिया है फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन से हमें जो गेट होगा बच्चों 3x + 2y इज इक्वल टू, ये राइट हैंड जाएगा तो माइनस का जाएगा 7z। ओके, तो इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4, और दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है 4x - 3y इक्वल टू राइट हैंड प्लस हो जाएगा बच्चों 2z। ओके बच्चों, और फिर हाँ जी इक्वेशन नंबर क्या की 5 और 5 चेक करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म गिवन बाय, मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर द गिवन सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ देखेंगे cy इज इक्वल टू d। ओके बच्चों, ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। हाँ जी, वेयर सी मींस क्या है, सी मींस क्या है, क्वेश्चन मैट्रिक्स जो आपकी देख रहे हैं यहाँ पर 3 2 4
-3, ये आपकी सी की वैल्यू है। और y मींस क्या बच्चों, y मींस अननोन वैल्यूज x y, और बच्चों d मींस क्या है, जो राइट हैंड साइड की जो आप देख रहे हैं, इनने पहले भी आपको कहा बच्चों, ओके, राइट हैंड -7z और 2z, इसको d माने बच्चों यहाँ पर। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट की तो हाँ जी, अब यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय। यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू c इनवर्स d, तो यहाँ से c इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आप इनवर्स आपको निकालना आता है अच्छी प्रकार से। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एडजॉइंट c निकालेंगे, पहले इसका डिटरमिनेंट चेक किया, फिर एडजॉइंट सी, और सी इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या मिल गया, एडजॉइंट सी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट सी। ओके बच्चों, वहां से क्या निकल गया, सी इनवर्स निकल जाएगा। फिर सी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो मैट्रिक्स आई है, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। डी क्या थी आपकी, यहाँ देख रहे हैं बच्चों, -7z 2z। ओके बच्चों, तो आप, और ये x क्या है, अननोन वैल्यू x y, तो यहाँ पर भी 2/2 ऑर्डर। यहाँ बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है, क्या आएगी, कॉलम मैट्रिक्स आएगी। जैसे कॉलम मैट्रिक्स है तो राइट हैंड भी सोल्व करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने पर मेरे पास क्या कॉलम मैट्रिक्स आ गई। दोनों कॉलम मैट्रिक्स को क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स का बच्चों विच कंटेन्स ओनली वन रो, तो कॉलम मैट्रिक्स होगी बच्चों आपकी। हाँ जी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये y की और ये एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी ओनली। और z क्या माना हमने, z तो हमने क्या मान लिया था, k मान लिया था। ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल टू k। आप z को क्या लिख सकते बच्चों, k। यहाँ बच्चों एक मिनट आने आप लिखेंगे लेट z इक्वल टू k। स्टार्टिंग में z को k मान लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर z को आप k लिख सकते हैं, z इक्वल टू, यहाँ पर z को k मान लेंगे, यहाँ पर k लिख लेंगे बच्चों, k क्या लेंगे, k, क्योंकि कांस्टेंट में आना चाहिए ना। यहाँ पर z बच्चों, यहाँ पर क्या लेना, -7z, z के साथ पर k लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ लेंगे लेट z इक्वल टू k, क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट में होनी चाहिए इसलिए। ओके बच्चों, मैं यहाँ पर गलती से z लिख गया था, क्योंकि ये तो वेरिएबल हो जाएंगे x y z, और वेरिएबल दोनों साइड में हो सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, इसका कांस्टेंट बना लिया। ओके ओके, k क्या है, वेयर k इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, एनी कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो z को क्या मानेंगे, k माने यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर k लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, -7k और 2k। ओके बच्चों, अब यहाँ पर भी k लिखेंगे, 7k और 2k। फिर यहाँ पर आपकी k की फॉर्म में आपके पास क्या है बच्चों, x की y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आएगी, k की फॉर्म में आएगी, k नंबर में आएगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, z क्या है, z तो हमने स्टार्टिंग में k ले लिया था, यहाँ से x निकल जाए k की फॉर्म में, यहाँ y निकल जाए k की फॉर्म में, वेयर k इज एनी नंबर। तो देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ x y z। ओके बच्चों, जितनी हम k की वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर की, इतनी x y z की वैल्यू निकलती चली जाएंगी। तो आप इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या पहले वाले मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत काफी इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ओके बच्चों, नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, तो एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम है। ओके, कई बार आया है एग्जाम के अंदर, तो क्या करेंगे, देखो इसको इवैल्यूएट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग आर1 को मैं एक्सपेंड किया 1, आपको अच्छी तरह आता है बच्चा एक्सपेंड करना। अब तो हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी आपकी। हाँ जी, तो क्या 1 और माइनस माइनस होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। फर्स्ट रो साइन कॉलम आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ पर रहेगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपकी डिलीट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर और प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आंसर निकालो 0 प्लस यहाँ पर आएगा बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 + 1 क्या है बच्चों 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग आउट 2 कॉमन इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। ये क्या वैल्यू किसका है, डेल्टा। ओके, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मींस क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का सिंबल होता है डेल्टा। ओके बच्चों, इसे आप डेल्टा को बोलेंगे, ये डिटरमिनेंट के लिए यूज किया गया है। ओके हाँ जी, अब क्या निकालना, मैंने ये प्रूव करना बच्चों कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या रखो आप, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों
कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके बच्चों, क्या होता है मेरे पास यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने आपको पीछे बताया था कि साइन मॉडुलस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 न्यूमेरिकली, यानी कि मैग्नीट्यूड दी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली लिखते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा। ओके बच्चों, तो साइन थीटा की रेंज इन बिटवीन -1 और 1 के बिटवीन होती है बच्चों। ओके, लेकिन ग्रेटर इक्वल -1 लेस और इक्वल +1 भी होता है, यानी कि -1 और 1 भी दोनों केस में इंक्लूडिंग है। ओके, एंड लाई बिटवीन -1 एंड 1। हम चेक करेंगे ये फंक्शन मेरे पास है। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, तो अब लेंगे तो देर फोर यहाँ लेंगे फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा की सही वैल्यूज के लिए। हाँ जी, अब यहाँ देखिए बच्चों साइन स्केयर करें यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ स्केयर दिया है, स्केयर कोड लेंगे फंक्शन को। हाँ जी, साइन स्केयर थीटा, अब देखो पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो स्केयर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, जब पॉजिटिव रियल नंबर का जो सॉरी स्केयर ऑफ रियल नंबर, आप ऐसे बोल सकते हैं, स्केयर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल नंबर का स्केयर करें बच्चों तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव होता ही है। हाँ जी, तो देखो ये आपके पास क्या होता है, स्केयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0 भी हो सकती है। ओके, और क्या लेस देन, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी बच्चों, क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि जो है 0 है, 0 नंबर है, तो 0 का स्केयर तो 0 होता है बच्चों। ओके, 0 का स्केयर 0 होगा, तो 0 भी हो सकता है, और लेस देन इक्वल टू 1। ओके बच्चों, यहाँ लेंगे फॉर ऑल वैल्यूज, ये सिंबल बच्चों फॉर ऑल का है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा की सही वैल्यूज के लिए। हाँ जी, उसके बाद फिर क्या है, देखो इसमें +1 ऐड करना है, देखो हमने इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को बनाना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 थ्रू आउट, हम थ्रू आउट 1 ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 बन जाएगा। ओके, हाँ जी, दैट इज 0 + 1 होता है लेस देन इक्वल टू 1 प्लस, तीनों साइड में 1 ऐड कर दें बच्चों, 1 + sin स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 + 1 क्या होता है बच्चों, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, अब कहता है 2 से मल्टीप्लाई करना, हमने अकॉर्डिंगली इसे देखो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम बनानी है। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। ओके बच्चों, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज 2 × 1 = 2 लेस देन इक्वल टू 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा 2 × 2 = 4। दिस इंप्लाइज, आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पे यहाँ देखिए ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा की, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, क्योंकि ये इक्वल है डेल्टा के। तो आप यहाँ क्या लें बच्चों, देयरफॉर डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ निशान डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया बच्चों आपके पास 2 और लेस देन इक्वल टू 4। हाँ जी, यही हमने देखो बच्चे प्रूव करना था, हमें प्रूव करना कि जो डिटरमिनेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ओके, हेयर इज द रिजल्ट, इस प्रकार से अपना रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ओके बच्चों, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 करेंगे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करेंगे कल से, और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे पास बेसिक फार्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, जो उनकी डेफिनेशन है बच्चों, वो आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगे बच्चों, और वो नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनकी जो सारे फार्मूले, ओके, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपने +1 क्लास में स्टडी हुई है 11th क्लास के अंदर, टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बहुत सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह पता है बच्चों, तो उनसे ही रिलेटेड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब उसका इनवर्स किया गया है, फंक्शन का इनवर्स, कोस का इनवर्स, साइन का इनवर्स, tan का इनवर्स, इस प्रकार से। ओके, उनकी डोमेन रेंज से संबंधित, ओके, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और उनसे जो हमारे पास जो सिमिलरिटी जो उनकी होती हैं, आइडेंटिटी जितनी बहुत सारी आइडेंटिटी है, हम जब क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, तो हम आपको करवा देंगे इस, और बच्चों हम आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा देंगे, और आपने वो सभी वो पहले एक बार पढ़ लेने हैं। ओके, एक बार आपने क्या वो लाइटली पढ़ने हैं, जब हम कराएंगे साथ साथ में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, आपने वो सभी फार्मूले लर्न करें बच्चों। ओके, बहुत सारे फार्मूले उसके बनेंगे, तो हम आपने क्या करना है, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े आपने लर्न करने हैं, और क्वेश्चन हम यहाँ आपको करवाने हैं बच्चों। और रही बात एनसीईआरटी क्वेश्चन की, आपके एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, वो सारे टफ क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। सिंपल सम जो सिंपल है वो आप अपना आप भी कर सकते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बगैर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि 100% नहीं दे सकता। वहाँ से हम केवल ओनली 65 या 70% ओके ही मार्क्स गेट कर सकते हैं। 30% सिलेबस आता है, तो क्योंकि वो आउट ऑफ आता है वहाँ से, यानी कि
प्रश्न वहाँ से घुमा के दिए जाते हैं। ओके, घुमा फिरा के प्रश्न दिए जाते हैं और वो घुमा फिरा के प्रश्न आपके उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। ओके, ताकि हम जो थोड़े क्वेश्चन घुमा के दिए गए हो उनको भी हम करने में समर्थ हो जाए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैंने अभी इस साल का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो 2020 में हुआ था। यहाँ बच्चों आप देख लीजिए, जैसे ये आपके पास आप स्क्रीनिंग के ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मैट्रिक्स ये दिया है इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चन है हालांकि 1 मार्क्स का, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, ये मैंने आपको करवा दिया है एलिमेंट्स की बुक से। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स के ही ओनली। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन है, जहाँ से 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं, थ्योरी से निकाले जाते हैं बच्चों वो, और वो थ्योरी इतनी डीपली इतनी एक्सप्लेनेशन थ्योरी की एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है। ओके, जबकि अदर बुक के अंदर एलिमेंट्स के अंदर जो थ्योरी है उसकी, जहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के निकाले जाते हैं वो दिए गए हैं। यहाँ देखो ये थ्योरी से निकाले गए क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, एलबीपी अभी हमने करवा नहीं है वैसे। ओके, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है। हाँ जी, 70% है लेकिन 30% नहीं है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके बच्चों, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ओके, ये सभी एलिमेंट्स बुक में मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर पेपर के अंदर पहले आप सुन लीजिए यहाँ देखो। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, ये 13 क्वेश्चन है आपका। ओके, ये बिल्कुल डिटो नहीं दिया गया है, काफी थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा बच्चों। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इसी प्रकार से एक्सपेंड करके नहीं दिया गया है, और अदर बुक भी बिल्कुल क्लियर देंगे क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाले एनसीईआरटी बुक के अंदर। ओके, क्योंकि वहां से क्वेश्चन घुमा के दिए जाएंगे। उसके बाद हाँ जी, और बच्चों उसके बाद फिर यहाँ देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन, हमने एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी बुक में मैच नहीं करता, बिल्कुल डिटो मैच नहीं करता यहाँ से आप, क्योंकि प्रश्न घुमा के दिया गया है। जब तक आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी परफेक्ट, तो आप निकाल नहीं पाएंगे एग्जाम के अंदर। हाँ जी, उसके बाद यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, यहाँ पर ये भी डिटो आपका नहीं मैच करता, वहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, ये एलिमेंट्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ओके बच्चों, और यहाँ देखिएगा नेक्स्ट हम तो आपको बताते हैं, बाकी क्वेश्चन तो है इसके अंदर, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन नहीं मैच करते यहाँ से। तो और 35 देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ से, ये भी आपका जो 3D का क्वेश्चन यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बच्चों, ये भी आपका कंप्लीट डिटो बिल्कुल मैसेज नहीं करता यहाँ से, ये भी प्रश्न घुमा के दिया गया है। और जब तक आप प्रश्न घुमा के या थोड़े दाएं बाएं वाले प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको एनसीईआरटी बुक से सभी क्वेश्चन एज इट इज नहीं मैच करेंगे बिल्कुल भी। ओके, तो आपने थोड़े ऐसे क्वेश्चनों की आदत डालनी पड़ेगी कि जो हम अभी अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया हो तो हम उसको सोल्व कर सके, हम वो करने में कैपेबल हो बच्चों। ओके, और वो तब होंगे जब हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आदत डालेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए, हाँ जी, हाँ एनसीईआरटी बुक के लगभग मोस्टली क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन वो मैं करवा दूंगा बच्चों, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो जरूरी है, उसके बगैर आप 100% मार्क्स नहीं ला सकते। ओके, यू कैन गेट ओनली 70% मार्क्स बट यू आर नॉट एबल टू गेट 100% मार्क्स। ओके बच्चों, इफ यू वांट टू गेट गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स तो यू मस्ट स्टडी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके बच्चों, एलिमेंट्स बुक या अदर बुक्स बच्चों। ओके, और जो आपको आपने मैं नहीं कहता अदर बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। ओके, मैं ये नहीं कहता कि आप बुक लो, जो भी आपके पास बुक्स आप उसी को स्टडी करते रहो। ओके, वो आपने सम करने हैं मैं बता दूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा समय वो मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा, या जो सोल्ड या अनसोल्ड किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन वो दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों। लेकिन आपने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हम नहीं कर सकते बच्चों। देखो ये तो सिर्फ ओनली मैंने अभी दिखा, मेरे पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो 10 ईयर पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, मैं वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में नहीं आया हो। ओके, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो क्वेश्चन करवाऊं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन वो पेपर में आए हुए हैं। पिछले सालों के जो पेपर हैं, प्रीवियस पेपर आपके सीबीएसई की बात कर रहा है मैं, हरियाणा बोर्ड की बात नहीं कर रहा बच्चों। हरियाणा बोर्ड में आपको मिल जाएगा 100% वहां से, पर सीबीएसई में पेपर नहीं होता आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बुक से। ओके, आप कोई पिछले साल का पेपर उठा के देख सकते हैं। ओके, लेकिन आपको लगभग लगेगा कि आपको हमारा 20-25-30% सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो रहा है एनसीईआरटी बुक से। ओके बच्चों, मैं नहीं कहता एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ो, पढ़नी चाहिए हमें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सम करने की भी आदत डालनी चाहिए। ओके बच्चों, तो वो आपको करवाए जाएंगे। अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का मैं आपको बताता हूँ जो एनसीईआरटी सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड दायरा होता है, सीमित दायरा होता है बच्चों, वो आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि हम तो सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत पड़ी हो, आपने एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी हो इससे पहले कोई। ओके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी, वो तो मैंने करने का नहीं है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज़ यू मस्ट
हैबिट ओके टू डू एक्स्ट्रा सम्स बच्चों। ओके इट मस्ट फॉर योर कैरियर। अगर आप कल 12th करने के बाद किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में उतरेंगे तो वहाँ से भी आपको करना पड़ेगा बच्चों। आप ये नहीं कहेंगे कि 1% क्यों आगे हैं। और एनसीईआरटी अगले साल सीबीएसई का पेपर आता है सपोज करो, ये हर बार ऐसा आता है, अगली बार भी ऐसा आएगा, तो आप क्या एग्जामिनर को ऐसे बोलेंगे कि ये सब एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आए, हम इनको नहीं सोल्व करेंगे? क्या आपको उन प्रश्नों के मार्क्स दे दिए जाएंगे? नहीं दिए जाएंगे बच्चों। ओके आप ये नहीं लिख सकते आंसर शीट के अंदर कि ये दिस इज द आउट ऑफ एनसीईआरटी, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ओके वो जो उसने बना दिया तो वो आपको करना पड़ेगा, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो बच्चों हम नहीं चाहते कि कल को हमारे इस प्रकार का प्रश्न आए ओके या 10-20 नंबर 30 नंबर लगभग 25-30 नंबर का लॉस हो सकता है हमें अगर हम एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन स्टडी नहीं करेंगे तो। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपने जो मैं आपको सम करा रहा हूँ मोस्टली वही सम करवाता हूँ मैं जो पेपर में सीबीएसई पेपर के अंदर आए हुए हैं, मैंने टाइम रिपीट हुए हैं। ओके वही एक्स्ट्रा सम के रूप में लिए जाते हैं बच्चों। ओके वरना मैं वैसा कोई सम नहीं लेता जो कभी एग्जाम में नहीं आया। ओके उसे मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सम केवल वही लिए जाएंगे बच्चों जो बार बार सीबीएसई के अंदर रिपीट हुए हैं। ओके बच्चों, तो आपने दोनों ही करने हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा भी करने हैं और वो भी करने हैं। ओके और वो सब मटेरियल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।